अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। हमारे आज के बायोलॉजी का लेसन है बायो एनर्जेटिक्स एंड सेलुलर रिस्पायरेशन, जो कि फेडरल और केपीके की फर्स्ट ईयर की बुक के चैप्टर 4 का टॉपिक है, जबकि पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान की फर्स्ट ईयर के बुक के चैप्टर 11 का टॉपिक है। और आज के लेसन में हम सीखेंगे एरोबिक एंड एनएरोबिक रिस्पायरेशन, इसके अलावा मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन, एटीपी सिंथेसिस, कीमी ऑस्मोसिस और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के बारे में हम सीखेंगे। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कंपैरिजंस ऑफ एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। आज हम देखेंगे कि एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन में कौन सी चीजें जो है सिमिलर हैं और किस लिहाज से एक दूसरे से डिफरेंट हैं। हम जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं कि एरोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में फूड जो है वो ऑक्सीडाइज होती है, और एनएरोबिक में जो फूड ब्रेक डाउन होकर एनर्जी प्रोड्यूस करती है वो उसमें ऑक्सीजन नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर विदाउट ऑक्सीजन होगी। ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगी, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। ठीक है, रेस्पिरेशन फिर इसमें हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एटीपी, जो कि प्लांट्स या एनिमल्स अपने तमाम फंक्शन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कंपैरिजन में हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि किस हवाले से ये एक दूसरे से सिमिलर हैं। जैसा कि एक पॉइंट हम कर चुके हैं डिस्कस के ऑक्सीजन के हवाले से, ऑक्सीजन जो है एरोबिक में प्रेजेंट होती है और एनएरोबिक में ये एब्सेंट होती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो भी चेक की जा सकती, इसके हवाले से भी ये डिफरेंट है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, O2 लिख लेते हैं, O2 ऑक्सीजन को कहते हैं, जो कि तमाम जानदार सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि नंबर ऑफ एटीपीज। हम जैसे कह रहे हैं कि इस प्रोसेस में एटीपी प्रोड्यूस होगी, तो कितनी एटीपी प्रोड्यूस होगी, कितने उसके नंबर्स होंगे, इसको हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ एटीपीज। ठीक है, तो हमारे पास जो सबसे ज्यादा एटीपी प्रोड्यूस होती है वो हमारे पास एरोबिक में होती है। ठीक है, इसमें 36 टोटल नंबर ऑफ एटीपीज हमारे पास आती हैं, और एनएरोबिक में हमारे पास क्या होती है, हम एरो लगा लेते हैं कि इसी कैटेगरी में फॉल कर रहा है, 2 होती हैं। ठीक है, सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स हैं वो बनते हैं एटीपी के। इसके बाद ये कि फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है। ठीक है, जब फूड ग्लूकोज जो है मिलती है तो क्या प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं फाइनल प्रोडक्ट में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन में। और एनारोबिक में क्या होगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। ठीक है, जो कि जब हमारे मसल्स जो हैं वो ज्यादा फटीग हो जाती है तो उसमें भी ये मौजूद होता है, इस वजह से हमारे मसल्स जो है पेन करते हैं। ठीक है, लैक्टिक एसिड बनता है, और या एथानॉल बनती है। ठीक है, जो कि अल्कोहल बनाने के लिए भी इस्तेमाल होती है, एथानॉल, और प्लस उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगी। और ये प्रोसेस जो है मोस्टली फंजाई और बैक्टीरिया में हो रहा होता है। ठीक है, और ये जो हमारे पास एरोबिक का प्रोसेस है ये जो है तमाम ऑर्गेनिज्म में होता है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है, और किस में है, तमाम ऑर्गेनिज्म में, ऑल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं ऑल ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास जो है वो आ जाता है कि सोर्सेज ऑफ जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसमें जो है इसकी क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है। तो तमाम ऑर्गेनिज्म में जो एटीपी का सोर्स है। ठीक है, तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है इसकी हमने इंपॉर्टेंस पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। हम जानते हैं कि अगर किसी एनिमल में या किसी बॉडी के पार्ट में शॉर्टेज सप्लाई है ऑक्सीजन की, तब भी वो सर्वाइव कर सकता है। कैसे, क्योंकि वो एनारोबिकली रेस्पायर करेगा। ठीक है ना, शॉर्ट है हमारे पास ऑक्सीजन तो वो एनारोबिकली रेस्पायर करेगा। ठीक है,
एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास दूसरा जो प्रोसेस है कि इसको हम लिख लेते हैं। दूसरा इसकी इम्पोर्टेंस जो हम इस हवाले से हम ज्यादा जानते हैं वो ये है कि हमारे पास जो है वो जो होते हैं सोर्सेज ऑफ प्रोडक्ट जो बनते हैं हमारे पास, वो हम बहुत इसको हमने कमर्शियली भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ठीक है। लाइक दैट कि हम इससे बनाते हैं एथेनॉल, ठीक है, कमर्शियल बेसिस पे यीस्ट को यूज करके, बैक्टीरिया का यूज करके एथेनॉल बनाएंगे, और हम बनाएंगे चीज, ब्रेड, हर चीज, ये बेकिंग की प्रोडक्ट्स होती हैं सारी, हम इस हवाले से बनेंगे। और जो हमारे पास एनारोबिक जो ऑर्गेनिज्म है जो कि विदाउट ऑक्सीजन एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो भी इस तरीके से जो है ना वो अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। एनारोबिक ऑर्गेनिज्म हम लिख लेते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म, ठीक हो गया। तो ये हमने इसका कंपैरिजन किया, इसको हम एक डायग्राम की फॉर्म में भी देख लेते हैं कि हमारे पास सिंपल सा डायग्राम में एक प्रोसेस आपको नजर आ रहा है। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होना, ठीक है। ग्लूकोज क्या हुई है, ब्रेक डाउन हुई है, हम यहाँ लिख लेते हैं ग्लूकोज का टूट जाना। तो पहला जो स्टेप होता है ग्लूकोज का टूटना, वो सब में सेम होता है। ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होकर हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड बनता है, उसे हम कहते हैं पायरोविक एसिड, ठीक है। और वो जो फर्स्ट स्टेप है वो तो सब में सेम होगा, ठीक है, एरोबिक में भी सेम होगा और एनारोबिक में भी सेम होगा। फर्स्ट स्टेप जो होगा, ठीक है, एटीपी प्रोड्यूस होगी। जो सेकंड स्टेप होगा ना, सेकंड थोड़ा सा डिफरेंट स्टेप है, उसमें क्या होगा हमारे पास, सेकंड स्टेप में हमारे पास ऑक्सीजन जिसमें में ऑक्सीडाइज कर देगी उस मॉलिक्यूल को, वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगी, एटीपी प्रोड्यूस होगी। और जो हमारे पास फर्मेंटेशन प्रोसेस जिसे हम ऑक्सीजन की एब्सेंट में करेंगे, वो जो मॉलिक्यूल पायरोविक एसिड का बना है, जिसे हम यहाँ लिख भी लेते हैं पायरोविक एसिड, ठीक है। ये 3 कार्बन कंपाउंड 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। तो जब इनकी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगी, इनकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी, क्योंकि हम जानते हैं ऑक्सीडेशन हम इसलिए कहते हैं कि जब फूड मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो ऑक्सीडेशन होती है। जब ऑक्सीडेशन नहीं होगी तो फर्मेंटेशन से हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन जो है ये एक प्रोसेस है जो कहाँ पे मौजूद होता है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। और इसमें प्रोसेस में होता है क्या है कि जो भी हम फूड खाते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, वो फूड जो है वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की सूरत में होती है। और ये जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, इनकी ब्रेकडाउन हो जाती है। और इनकी ब्रेकडाउन कैसे होती है, इनकी ब्रेकडाउन होती है ऑक्सीजन की मौजूदगी में। यहाँ पे अगर हम अपने सामने इस डायग्राम में देखें तो ये जो है ये दिखाया गया है कि ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, C6H12O6 जो है ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। और ग्लूकोज जो है ये हमारे फूड में किस तरह से मौजूद होती है, जब भी हम कोई मीठी चीज खाते हैं तो उसके अंदर, यानी कि जब एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं तो उसके अंदर ग्लूकोज मौजूद होते हैं। और ये जो ग्लूकोज है इसकी ऑक्सीजन की मौजूदगी में ब्रेकडाउन होती है और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बनता है और साथ एनर्जी बनती है। और ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ये रेस्पिरेशन के प्रोसेस के जरिए बनती है। यानी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स टूट गए हैं और उन्होंने क्या बना दी हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स बना दी हैं। और सिंपल मॉलिक्यूल किस चीज के हैं, एक तो उन्होंने वाटर बनाया है और दूसरा उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बना दी है। और इसके साथ क्या चीज बन रही है, एनर्जी बन रही है। और ये एनर्जी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करते हैं अपनी मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज के लिए। यानी कि कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि एक्सरसाइज के दौरान एनर्जी चाहिए होती है, तो वो एनर्जी किस तरह से आती है, वो आती है रेस्पिरेशन के जरिए से। अब अगर हम रेस्पिरेशन की ही बात करें तो दो टर्म्स होती हैं जो कि आपस में रिलेट की जाती हैं। और वो दो जो टर्म्स हैं वो कौन कौन सी हैं, यहाँ पे हम अपने सामने इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग जो है ये एक फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस किस तरह से है, यानी कि ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए हम ऑक्सीजन गैस को अपने अंदर लेके जाते हैं सांस लेने के दौरान और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। यानी कि जब हम सांस लेके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो उस टाइम अंदर जा चुकी होती है। ये जो प्रोसेस है ये ब्रीथिंग का है। और ये जो ब्रीथिंग है ये एक फिजिकल प्रोसेस है और इसे कहा जाता है कि ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। यानी कि इसमें क्या है, ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होती है। और इस एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में कौन सी चीजें हिस्सा लेती हैं, रेस्पिरेटरी गैसेस हिस्सा लेती हैं। और ये रेस्पिरेटरी गैसेस कौन कौन सी हैं, इसके अंदर रेस्पिरेटरी गैसेस ये दो हैं, एक है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी है ऑक्सीजन। लेकिन अगर हम बात करें सेलुलर रेस्पिरेशन की, तो सेलुलर रेस्पिरेशन वाला ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर केमिकल चेंज आता है। केमिकल चेंज किस तरह से आता है कि इसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है और बॉन्ड ब्रेक होते हैं। यानी कि ये
केमिकल प्रोसेस है जिसके में ग्लूकोज जो है वो जो है उसको कन्वर्ट हो गया है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और साथ बनते हैं एनर्जी मॉलिक्यूल एटीपी की सूरत में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फूड है, जब ये ईट की जाती है यानी कि खाई जाती है तो ये कन्वर्ट हो जाती है, और कन्वर्ट होने के बाद वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया है और उसके साथ एनर्जी बन गई है। और एनर्जी किस तरह से बनी है? एटीपी की सूरत में, यानी कि ये जो एटीपी है ये एनर्जी करेंसी कहलाता है। और ये जो रेस्पायरेशन है, सेलुलर रेस्पायरेशन, ये ब्रीथिंग से मुख्तलिफ है। और ये जो सेलुलर रेस्पायरेशन है, अगर हम इसकी बात करें कि ये दो टाइप्स की होती है। अब ये जो सेलुलर रेस्पायरेशन है इसकी दो टाइप्स कौन सी होती हैं ये हम अपनी नेक्स्ट स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे कीमोस्मोसिस के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कीमोस्मोसिस जो है ये क्या है। कीमोस्मोसिस जो है ये एक प्रोसेस है जो कि कहाँ पे होता है? पौधों के अंदर होता है। और ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए एनर्जी मॉलिक्यूल बनता है, यानी कि एनर्जी मॉलिक्यूल जो है वो हम एटीपी को कहते हैं। तो ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए एटीपी की फॉर्मेशन होती है पौधों के अंदर। अब अगर हम देखना चाहें कि ये जो एटीपी है ये क्या है, तो एटीपी जो है ये एक एनर्जी मॉलिक्यूल है। और ये किस किस चीज से मिलकर बना होता है? ये मिलके बना होता है शुगर से, एडेनिन से और फॉस्फेट से। इसके लिए अगर हम इसके स्ट्रक्चर देखना चाहें तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से होता है कि एक एडेनिन का मॉलिक्यूल होता है। एडेनिन क्या है? ये एक नाइट्रोजनस बेस है जो कि हमारे हेरिडिटी मटेरियल के अंदर होती है, हमारे विरासती मादे के अंदर होती है। वो किस चीज से मिलके बनता है? वो जो है वो मिलता है शुगर से। शुगर जो है जिसे कहा जाता है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, इसके साथ मिलता है। और ये आगे किसके साथ मिलता है? ये मिल जाता है आगे फॉस्फेट ग्रुप के साथ। अब ये जो फॉस्फेट ग्रुप हैं, ये जो तीन चीजें हैं जिसमें फॉस्फेट ग्रुप शामिल है, जिसमें शुगर शामिल है और जिसमें एडेनिन शामिल है, ये पूरा मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसे कहा जाता है एटीपी। और ये एटीपी जो है ये हमारी बॉडी के अंदर क्या चीज प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। और ये जो प्रोसेस है ये कहाँ पे होता है? ये पौधों के अंदर तब होता है जब उनके ऊपर लाइट पड़ती है। यानी कि इसी प्रोसेस को अगर हम देखना चाहें तो एक और टर्मिनोलॉजी जो इसके लिए इस्तेमाल होती है वो है फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब इसमें फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है वो, फोटो जो वर्ड है, फोटो मीन्स लाइट, यानी कि ये जो प्रोसेस है तब होता है जब सूरज की रोशनी जो है पौधों पे पड़ती है। तो जब रोशनी पड़ रही होती है उस टाइम एक और प्रोसेस भी होता है उसके अंदर, और वो जो एक और प्रोसेस है उसे कहा जाता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। और ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है इसे हम अगर देखना चाहें तो ये किस तरह से होता है, ये जो है ये हमारे सामने जो है एक डायग्राम मौजूद है। और ये डायग्राम किस चीज की है? ये फोटोसिंथेसिस की डायग्राम है जिसके जरिए पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं। अब अगर हम इसकी तरफ देखना चाहें कि क्या चीज इसके अंदर शामिल है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर दो हिस्से दिखाए गए हैं। एक को उन्होंने कहा है कि ये है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो है ये वो रिएक्शन है जो कि सूरज की रोशनी में होता है, लाइट की मौजूदगी में होता है, इसीलिए हम इसे कह रहे हैं लाइट रिएक्शन। और ये कहाँ पे हो रहा है? ये जो लोकेशन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हो रहा है लाइट रिएक्शन। और जो दूसरा इसका प्रोसेस है वो कौन सा है? वो है इसका डार्क रिएक्शन। और जो डार्क रिएक्शन है उसके लिए जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हुई है वो है केल्विन साइकिल। अब ये जो दोनों प्रोसेस हैं ये दोनों मिल के क्या करते हैं? इसे कहा जाता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। अब जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उसमें क्या चीज चाहिए होती है? वाटर मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं। वाटर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है जो हवा में मौजूद होती है उसके साथ जब ये आपस में मिलते हैं तो ये क्या बना देते हैं? ये बना देते हैं शुगर बना देते हैं। और शुगर जो है वो क्या है? वो इनकी फूड के तौर पे काम करती है। और उसके साथ जो एक और चीज रिलीज होती है वो है ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन गैस है ये भी रिलीज होती है जो कि पौधे खारिज करते हैं और इंसान जो है इसे सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब जब ये पूरा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का हो रहा होता है उसी दरमियान में एटीपी फॉर्मेशन जो है वो होती है। अब जब ये प्रोसेस स्टार्ट होता है उसमें क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल जो है ये टूट जाता है। और वाटर मॉलिक्यूल जो इसके में इस्तेमाल हो रहा है जब वो टूटता है तो वो क्या बना देता है? वो बना देता है इलेक्ट्रॉन्स। दो इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, उससे दो हाइड्रोजन आयन बनते हैं और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होता है। अब ये जो ऑक्सीजन है ये तो एक और ऑक्सीजन के एटम के साथ मिलती है और ऑक्सीजन गैस बना देती है जिसे हम सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें से जो इलेक्ट्रॉन है और जो हाइड्रोजन है अगर हम उनकी बात करें तो हाइड्रोजन जो है वो मौजूद रहते हैं उसी जगह पे और इलेक्ट्रॉन जो है वो शामिल हो जाते हैं लाइट रिएक्शन में। यानी कि इन दोनों की अगर हम लोकेशन देखना चाहें तो इसमें
ये जो हमारे सामने प्रोसेस है ये लाइट रिएक्शन का प्रोसेस है, और ये जो लाइट रिएक्शन का प्रोसेस है इसमें ये ओवरऑल उसका स्ट्रक्चर बताया है कि कुछ पिगमेंट्स होते हैं, जिस तरह क्लोरोफिल जो है पौधों के अंदर एक पिगमेंट है जो कि ग्रीन कलर का होता है, वो उनके ऊपर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर देते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं फिर एक ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए गुजरते हैं। अब जब ये इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की चेन में से गुजरते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ से गुजर रहे हैं लेकिन जो हाइड्रोजन आयन है वो वहीं मौजूद रहते हैं, किस चीज में, थाइलाकॉइड स्पेस के अंदर। थाइलाकॉइड स्पेस जो है वो कहाँ पे मौजूद होती है, वो एक क्लोरोप्लास्ट की उसकी स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर मौजूद रहते हैं। अब जैसे जैसे यहाँ पे आप देखते हैं कि ये नीचे जा रहा है, तो अगर हम इसका एनर्जी ग्रेडियंट ड्रॉ करें तो इसका जो एनर्जी ग्रेडियंट है वो इस तरह से होता है, यानी कि ऊपर जो है वो एनर्जी ज्यादा है और नीचे जो है वो एनर्जी कम है। अब नीचे एनर्जी कम होने का मतलब है कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से नीचे आते हैं तो इनकी एनर्जी डिक्रीज होती है, और जब ये एनर्जी डिक्रीज होती है तो इसके अंदर जो है वो एक प्रोसेस होता है जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है कीमोऑस्मोसिस का प्रोसेस। और वो प्रोसेस क्या होता है, उसमें क्या होता है, ये जो सिस्टम है इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का एक सिस्टम है, इसमें से जो इसका साइटोक्रोम वाला पार्ट है, साइटोक्रोम वाला पार्ट जो है वो कौन सा है, जो ये पार्ट है जिसे हम सर्कल कर रहे हैं इसे कहा जाता है साइटोक्रोम वाला पार्ट। ये जो साइटोक्रोम वाला पार्ट है ये क्या करता है, ये पार्टिसिपेट करता है और एटीपी फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और कीमोऑस्मोसिस होती है। अब ये कीमोऑस्मोसिस जो है वो किस तरह से होती है, यहाँ पे आप अपने सामने एक और डायग्राम देख लें। ये जो है ये प्लांट सेल मौजूद है, इसके अंदर यहाँ पे ये क्लोरोप्लास्ट है। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको दो हिस्से जो हैं वो इसके नजर आ रहे होंगे। एक जो है ये इसका व्हाइट पोर्शन है जिसे कहा जाता है स्ट्रोमा, जो कि आपको यहाँ बड़ा करके दिखाया है कि ये जो व्हाइट स्पेस है ये स्ट्रोमा है। और ये जो दूसरे आपको इसकी स्टैक की हुई स्ट्रक्चर नजर आ रही है ये क्या है, ये इसके ग्रेना है। और ये जो ग्रेना है ये किस चीज से मिलके बने होते हैं, ये मिलके बने होते हैं थाइलाकॉइड से। अब ये अगर हम बड़ा करके देखना चाहें तो इस किस्म का एक स्ट्रक्चर जो है वो हमें नजर आता है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है वो इस तरह का हमें नजर आता है। और इसके अंदर क्या होता है, जो वाटर टूटा था उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो तो उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चले गए थे जो हमने ऊपर देखा है, लेकिन जो हाइड्रोजन थी वो कहाँ पे मौजूद होती है, जो उसमें से टूटती है वो हाइड्रोजन जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं वो थाइलाकॉइड स्पेस के अंदर ये हाइड्रोजन मौजूद है। यहाँ पे ये हाइड्रोजन जो है ये कहाँ पे मौजूद होती है, यहाँ पे थाइलाकॉइड स्पेस आपको इस तरह से नजर आ रही है। इसको अगर आप यहाँ पे देखें कि क्लोरोप्लास्ट में ये कहाँ होगी तो वो इस एरिया में होगी, और इसको अगर हम बड़ा करके यहाँ पे देखें तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से होता है। ये थाइलाकॉइड जो है इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे आपको ये थाइलाकॉइड स्पेस होती है जिसको अभी मैं ये शेड दे रही हूँ। इसके बाहर जो है ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन होती है, और इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर होते हैं हाइड्रोजन आयन। अब ये जो हाइड्रोजन आयन है ये क्या होता है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जो है वो इनको भेज देता है इस थाइलाकॉइड स्पेस के अंदर। अब जब ये इस थाइलाकॉइड स्पेस के अंदर आ गए हैं तो क्योंकि ये बंद हो गए हैं यहाँ पे, इसके बाहर जो है ये क्या मौजूद है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन मौजूद है। और ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन क्या है, इम्परमिएबल है। इम्परमिएबल का क्या मतलब है, इम्परमिएबल का मतलब है कि इसमें से ये हाइड्रोजन आयन गुजर नहीं सकते। अब ये गुजर नहीं सकते लेकिन इनके लिए यहाँ पे एक रास्ता मौजूद होता है, और वो रास्ता कौन सा होता है, उसे कहा जाता है, एक पार्टिकल होता है जिसे कहा जाता है एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स। अब ये जो एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स है ये क्या करता है, ये उन्हें एक रास्ता प्रोवाइड करता है और इसमें से ये हाइड्रोजन आयन जो है ये गुजर जाते हैं। अब जब ये हाइड्रोजन आयन जो है यहाँ से गुजरते हैं, यहाँ पे है जो थाइलाकॉइड स्पेस है यहाँ से जो है ये निकलते हैं, और इस कॉम्प्लेक्स के जरिए यहाँ पे जो है ये कॉम्प्लेक्स हमने इस डॉट से जाहिर किया है, यहाँ से ये हाइड्रोजन आयन जो है ये बाहर आ जाते हैं। अब जब ये हाइड्रोजन आयन बाहर आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ से गुजर रहे हैं एटीपी सिंथेज से, और ये यहाँ पे बाहर आ गए हैं। जब ये बाहर आ जाते हैं तो ये क्या करते हैं, तब इनके अंदर एटीपी फॉर्मेशन होती है, यानी कि ये क्या है, ये एडीपी के मॉलिक्यूल के साथ मिलेंगे और ये क्या बना देंगे, ये एटीपी बन जाएंगे। इस तरह से क्या है, ये एटीपी फॉर्मेशन जो है ये हो जाती है, और इनको यहाँ से इस कॉम्प्लेक्स से गुजारने के लिए यहाँ पे जो है ये एक एंजाइम मौजूद होता है। एंजाइम जो है वो क्या है, एंजाइम ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो भी प्रोसेस हो रहा होता है उसको तेज करते हैं। अब यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है कि यहाँ से हाइड्रोजन आयन ने गुजरना है। अब ये जो प्रोसेस है हाइड्रोजन आयन का यहाँ से गुजरने का, इसको यहाँ पे एंजाइम जो है वो तेज करते हैं, और जब वो तेज होते हैं तो जब
3 प्रोटॉन्स यानी कि 3 हाइड्रोजन आयन जब निकलते हैं तो फिर क्या होता है, एक एटीपी का मॉलिक्यूल बनता है। यानी कि एक एटीपी के मॉलिक्यूल के बनने के लिए जरूरी है कि यहाँ से कितने प्रोटॉन निकलें, यहाँ से 3 प्रोटॉन जो हैं वो निकलें। इस तरह से जब एटीपी बन जाता है तो हम उसे कहते हैं कि ये कीमोऑस्मोसिस का प्रोसेस है, जिसे कहा जाता है फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस हो रही थी और सूरज की रोशनी इस पे पड़ी तो उसके दरमियान उसी दौरान जो है ये एटीपी की फॉर्मेशन हुई है, इसीलिए हम इसे कहते हैं कि ये क्या है, ये फोटोफॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस है जो कि आज हमने स्टडी किया है।